नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा प्रजापति अहमदाबाद गुजरात से आपके साथ फिर से। दोस्तों, जो आदमी देश की जनता के इतने दबाव के बाद भी अपनी डिग्री दिखाने से डरता हो, देश की जनता को हर मुद्दे पर झूठ के आंकड़े दिखा सकता है, क्या वो राज्यसभा में बहुमत पाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव में धांधली नहीं कर सकता? एक और बात, मोदी जी, आप परिवारवाद की बात करते हो और कांग्रेस को टारगेट करते हो, तो आपने यूपी के इलेक्शन में क्या किया? क्योंकि पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह का बेटा है, मृगांकिका जो हुकम सिंह की बेटी है, प्रतीक शरण सिंह जो ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा है और नीलिमा कटियार जो प्रेमलता कटियार की बेटी है, और ऐसे तो कई लोगों को आपने परिवारवाद के नाम पे इलेक्शन देकर एमएलए बना लिया है, विधायक बना दिया है। तो रंगा बिल्ला की सरकार को ये बात पहले से ही पता थी और अच्छी तरह से पता थी कि उन्होंने 3 साल में न तो महंगाई कम की है, न ही पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं, न ही 2 करोड़ नौकरियां दिए हैं या रोजगार दिए हैं, और न ही किसानों की आत्महत्या को रोक सके हैं, और न ही बलात्कार जैसी घटनाओं को रोक सके हैं। उल्टा भाजपा के नेता दुशासन बन के महिलाओं के आंचल पे हाथ डालते हुए दिखाई पड़े हैं। बल्कि एक संरक्षण ने दलित और मुसलमानों को भाजपा द्वारा मारे जाने अपने हक के 15 लाख रुपए की जनता द्वारा बार बार मांग किए जाने पर परेशान रंगा बिल्ला ने नोटबंदी करके ये भी बता दिया कि 15 लाख रुपए तो देने हैं, लेकिन जनता को देने हैं, चाहे फिर वो आप टैक्स के माध्यम से दो, चाहे फिर अपने बैंक में सारे पैसा जमा करा के दो। लेकिन 15 लाख सरकार नहीं देने वाली थी, जनता को देना पड़ा। क्या अभी भी आप चुप रहेंगे? दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी सरकार देखी है जो कि चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ाती रहे और जनता उसको वोट देती रहे? चुनाव में सिलेंडर के दाम तो इसलिए बढ़ा दिए थे कि जनता क्या कर लेगी, वोट तो हमें जबरदस्ती ईवीएम से ही लेना है ना। अपनी इतनी नाकामियों के बाद भी मोदी जी ने फिर से अपने उन्हीं हैकरों की मदद ली जिन्होंने लोकसभा चुनाव में 100 सीट जितवाकर सरकार बनवाई थी। दोस्तों, ये लोकतंत्र का मर्डर हो रहा है क्योंकि आप चुप हैं। सोचिए, क्या इतने गंभीर मुद्दों के हल किए बिना भी कोई आदमी बीजेपी को वोट दे सकता है? ऐसे समय जब मोदी के भक्त खुलेआम जनता को महाबैंक की गालियां दे रहे हो, ये चुनाव कैसे जीता गया होगा? अगर किसी भी मुद्दे को मोदी जी ने समाधान किया होता तो जरूर जनता सपोर्ट करती, लेकिन ईवीएम पर उंगली कभी नहीं उठती, क्योंकि गलत तो छुप सकता है ना, लेकिन दब नहीं सकता। दोस्तों, कल ही मोदी जी ने एक नया नारा दिया कि न्यू इंडिया। क्या ये है न्यू इंडिया? न्यू इंडिया में पुरानी परंपरा को तोड़ना है। एक परंपरा ये भी है कि चुनाव के बाद राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देते हैं, लेकिन न्यू इंडिया में तो चुनाव के रिजल्ट नहीं आए, तभी से ही सभी भाजपा प्रवक्ता टीवी में खुलेआम कहते नजर आए कि मणिपुर और गोवा में तो सरकार हम बनाएंगे। यूपी में और उत्तराखंड में तो ईवीएम मशीन से भाजपा ने वोट ले ली, लेकिन गोवा और मणिपुर में भी कांग्रेस के जीतने के बावजूद भी भाजपा ने अपने एटीएम का यूज करके 600 करोड़ रुपए का घपला करके 600 करोड़ रुपए देके मणिपुर और गोवा के विधायकों को भी खरीद लिया। वाह, मोदी जी का एटीएम बोला तब गोवा में कांग्रेस के 3 विधायक कम हो गए और भाजपा के 7 हो गए। मणिपुर में कांग्रेस के 2 विधायक कम हो गए और भाजपा के 9 हो गए। कांग्रेस को गद्दार कहने वालों में भाजपा से ये पूछूंगी, मोदी जी को ये पूछूंगी कि कांग्रेस ने 70 साल को देश को लूटा, फिर भी 2-3 विधायक खरीद नहीं पाई, और भाजपा को इतनी आसानी से इतने विधायक मिल गए कि राज्यपाल ने भी कांग्रेस को न्योता देना भी जरूरी नहीं समझा। वाह जी वाह मोदी, यही तो शायद आपका न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट है, और शायद यही खरीदे गए सारे विधायकों को पैसे आपने भीम ऐप बना के दिए होंगे। न्यू कैशलेस इंडिया में कोई कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं है? जरा ये भी बता दीजिए आपने किस तरह से उनको दिया। पर्रिकर जी को सत्ता की इतनी भूख थी कि उन्होंने रातों रात रक्षा मंत्री का पद छोड़ के वहां पे सीएम बनने के लिए चले गए, और जेटली जी जिन्होंने वित्त मंत्री के रहते हुए देश के 125 लोगों की जान ले चुके हैं, वो रक्षा मंत्री के पद पर क्या करेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा। तुम पाकिस्तान के यहाँ कैसे फोड़ोगे जब रक्षा मंत्री ही नहीं है, रक्षा मंत्री भी सीएम बने? तुम लोगों ने चुनाव को एक क्या मजाक समझ रखा है, खिलौना समझ रखा है? गुंडा राज कैसे खत्म करोगे मोदी जी? क्योंकि 6 साल के लिए बाहर किए गए दयाशंकर को आपने जैसे ही ईवीएम मशीन जीत गई आपके यूपी में, वैसे ही आपने उसको अंदर ले लिया। कैसे गुंडा राज खत्म करोगे आप? आरएसएस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इस संगठन ने भारत की आजादी के वक्त तिरंगा जलाया था। महात्मा गांधी जी का हत्यारा भी आरएसएस पार्टी का एक नेता था। आरएसएस पे इसलिए बैन लगाया गया था, लेकिन 1956 में जब आरएसएस पर बैन हटाया गया था, लेकिन उस वक्त कुछ शर्तें रखी गई थी कि आरएसएस कभी भी राजनीति पार्टी का भाग नहीं लेगी, आरएसएस की संविधान में कभी भी शामिल नहीं होगी, देशभक्त पार्टी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक संगठन है और ये सिर्फ संगठन चलाएगी। लेकिन आज भाजपा में जिस तरह से आरएसएस का प्रभाव देखने को मिलता है, यहाँ तक कि भाजपा के एक व्यक्ति को भी आरएसएस ही अपॉइंटमेंट करता दिखता है। बीजेपी मोदी जी, आप बताएंगे कि आरएसएस का इतना प्रभाव क्यों है बीजेपी पर? हमारे संविधान में यह भी बताया गया है कि पार्टीशन के बाद जो मुस्लिम अपनी इच्छा से भारत में रहना चाहते हैं वो बाइज्जत भारत में रह सकते हैं, क्योंकि ये वो मुस्लिम हैं जिनके पूर्वजों ने भारत की आजादी में पूरा योगदान दिया था, भारत के लिए बलिदान दिया था।
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के निशान पे क्लिक करें मेरे हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, जो बिल्कुल फ्री है और खुद